हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल फवाद अनवर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इंडस्ट्री एक अरसे से मुतालबा कर रही थी और स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये मुतालबा कर रहे थे कि रीजनली कंपेटिटिव बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अहम इकदाम लेने हैं। और इस दौरान हमने देखा इंडिया और ईयू की जो डील हुई है उस पर कंसर्न ज्यादा थे कि पाकिस्तान को जो एक एडवांटेज था जीएसपी प्लस का वो भी खत्म हो जाएगा। और आज हमने देखा कि इस तनाजुर में कुछ अहम फैसले लिए गए। एक तो जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग रेट है उसको 3% से कम किया गया है। इसके अलावा जो क्रॉस सब्सिडी जिसपे एक अरसे से इंडस्ट्री कह रही थी कि इसका बोझ हम पे क्यों डाला गया है 100 अरब रुपए का, उसमें तकरीबन 4 रुपए 4 पैसे की कमी की गई और जो व्हीलिंग चार्जेस हैं उस पर भी 4 रुपए की कमी की गई है। इन इकदाम को आप कैसा देखते हैं और आपको लगता है कि इंडस्ट्री को, एक्सपोर्टर्स को कंपेटिटिव बनाने में ये फायदेमंद साबित होंगे क्या? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब टू हैव मी ऑन द प्रोग्राम। देखें, दिस इज अ वेरी वेरी नीडेड एंड अ वेरी वेलकम डिसीजन जो प्राइम मिनिस्टर ने आज किया है। एक बड़ा टफ डिसीजन था, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ आईएमएफ, लेकिन हमारे पास फिस्कल स्पेस भी अवेलेबल नहीं है। तो इट इज अ वेरी ब्रेव डिसीजन जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ही अंडरस्टैंड्स के हाउ इम्पोर्टेंट के एक्सपोर्ट की जरूरत है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही थी, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग हमारी फंसी हुई है, जिसको ट्रिगर करने की जरूरत है कि हम स्टार्ट कर सकें। अब आते हैं पर्सपेक्टिव पे कि पहले जो डील हुई है इंडिया की विद ईयू, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डील। पाकिस्तान का अबाउट 45% ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ वैल्यू एडेड गोज टू यूरोप एंड हम जीएसपी प्लस में है, जिसका मतलब ये था कि हमारे ऊपर ड्यूटी नहीं थी और इंडिया के ऊपर 12% ड्यूटी थी एज फार एज टेक्सटाइल इज कंसर्न। फुटवेयर पे अबाउट 17% ड्यूटी है और इंडिया वो स्टिल कंपीटिंग। हमारा एक्सपोर्ट ईयू पे $6.5 बिलियन था, इंडिया का 5.6 था इवन आफ्टर द ड्यूटी। और इस ड्यूटी के बाद तो डेफिनेटली इंडिया विल बी वेरी एग्रेसिव और वो हमारे पीछे आएंगे। द डिफरेंस बिटवीन जो हमारे साथ और इंडिया के साथ है वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का। हम काफी देर से मुतालबा कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टैंड्स, एवरीबडी इन इस्लामाबाद अंडरस्टैंड्स कि ये यहाँ पे हमारी कॉस्ट ज्यादा है, स्पेशली बिजली की कॉस्ट ज्यादा है, फाइनेंसिंग की कॉस्ट ज्यादा है, टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सिर्फ स्पेस क्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन आज उन्होंने ये फैसला ले लिया कि ये अगर नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। 2-3 डिसीजंस लिए हैं। पहली बात तो हम करते हैं कि जो इन्होंने 4 रुपए की जो कमी की है बिजली की, वो सब्सिडी खत्म की है। इसका मतलब हम सब्सिडी दे रहे थे आइदर डोमेस्टिक यूजर्स को या फर्टिलाइजर्स को, वो उन्होंने कहा कि आपको अब कॉस्ट पे दिया जाएगा, वो सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हमारी जो कॉस्ट थी पहले 13 सेंट थी, आज कम करके 11.5 सेंट कर दी गई है। इसका मतलब कि 36 रुपए से हम 32 रुपए पे आ गए एज फार एज बिजली इज कंसर्न। व्हीलिंग जो एक नया कॉन्सेप्ट है और जो अभी पॉलिसी इसकी फाइनल हुई है, अभी तक व्हीलिंग शुरू नहीं हुई है और हो जाएगी इंशाल्लाह। वो पहले गवर्नमेंट ने 12.5 रुपए उसको फिक्स किया था और आज उसको 8.5 रुपए लिया है। इसका मतलब कि जिसको भी व्हीलिंग करवानी है वो अपना पावर प्रोड्यूस करे, अपना डायरेक्ट उससे कॉन्ट्रैक्ट करे और जो डिस्कोज है उनको वो 8.5 रुपए देगा। उसमें भी एक बिडिंग प्रोसेस गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, क्योंकि उस पर उन्होंने 800 मेगावाट बिजली फिक्स की हुई है कि 800 मेगावाट की हम इस बिलिंग अलाउ करेंगे फर्स्ट फेज में। और उस पर जो होगा वो 8.5 रुपए के बाद उस पर बिडिंग होगी और आप जितने पे लेना चाहें। ये दोनों फैसले जो हैं ये डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ट्रिगर करेंगे जो हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद होकर रह गई थी या हमें कैश फ्लोज के इश्यूज आने लगे थे बिकॉज ऑफ द लॉसेस। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप। सेकंड, जो सबसे बड़ा काम जो किया है आज वो स्टेट बैंक ने किया है। स्टेट बैंक हमें पहले 3% की रीफाइनेंस रेट पे कमी देता था, दैट मींस काइबोर -3% पे हमें रीफाइनेंस मिलता था। आज उन्होंने उसको 3% से बढ़ा के 6% कर दिया। लेकिन ये ख्याल रखे कि स्टेट बैंक ने ये बड़ा टेक्निकली इसको कवर किया है और ये बोझ अवाम पे नहीं डाला, ये स्टेट बैंक ने अपने ऊपर नहीं लिया, ये स्टेट बैंक ने बोझ बैंक्स के ऊपर डाला है और बैंक्स को कहा है कि ये 3% वो करेंगे। उन्होंने बैंक्स की लिक्विडिटी जो है वो जो सीआरआर है जी, कैश उसको रिजर्व उन्होंने रिक्वायरमेंट को 1% से कम कर दिया था उन्होंने। 1% से कम कर दिया है, तो उनके पास डेफिनेटली दे हैव मोर मनी टू गिव। तो उन्होंने वहां से कवर करके दिया है और अपने ऊपर बोझ नहीं लिया, ये अवाम के ऊपर बोझ नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसीजन बाय द स्टेट बैंक। मैं गवर्नर जमील साहब को मुबारकबाद देता हूं कि दे कैम अप विद सच अ स्कीम आफ्टर ग्रेट थॉट एंड विदाउट एनी बर्डन टू द कंट्री। तो फवाद साहब, अभी जो ईयू और इंडिया की डील हुई है उसको इंप्लीमेंट होने में 1 साल या इससे ज्यादा लग सकता है। तो इस दौरान जो इकदाम आप लोग करने का कह रहे थे उनमें एक इंटरेस्ट कॉस्ट था, वो उसमें कमी हो गई है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग रेट कम करके। दूसरा, आप कहते हैं एनर्जी कॉस्ट हमारी ज्यादा है, उसमें भी आपको रिलीफ मिल गया है। बाकी एक मामला टैक्सेशन का था और इसके अलावा करेंसी वैल्यू का था, क्योंकि इंडिया पिछले 6 महीने में डी वैल्यू हुआ है, पाकिस्तान की करेंसी स्लाइटली अप्रिशिएट हुई है।
तो आपके ख्याल में जो काम किया गया है वो काउंटर करने के लिए इस इफेक्ट को, जो कि इंडिया और ईयू की डील का है, काफी है या और इकदाम लेने की जरूरत है? सर देखिए, दो चीजें हैं। हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो अबाउट 104.5 के करीब चला गया है। इसका मतलब कि हमारे रुपए की वैल्यू जो डॉलर की वैल्यू है उससे ज्यादा हो गई है। ठीक है, उससे कुछ एडवांटेज भी मिलते हैं, मगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें यह है कि हम इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं, और इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता हुआ जाएगा। तो आई थिंक वहां पे देखने की जरूरत है कि उसको रियल वैल्यू पे आना चाहिए। नंबर टू, जो टैक्सेशन है, वो टैक्सेशन किसी भी इंडस्ट्री के लिए, नॉट ओनली फॉर एक्सपोर्ट्स, एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर आप 51% टैक्सेशन पे रहेंगे, उसके बाद फिर दूसरे जो टैक्सेशन होते हैं, सेसी होती है, ईओबीआईज होती हैं, वो सारे को आप कैटर करें तो बेसिकली आप कमा के वापस गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं। आप री इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ला रहे हो। री इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लाएंगे, आपके पास कैपेसिटी टू ग्रो या कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट नहीं रहेगा, और एक्सपोर्ट के बगैर आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं ला सकते। तो देयर आर अ फ्यू स्टेप्स विच आई थिंक गवर्नमेंट विल फिक्स in the budget. There is a discussion, there is a realization, but वो steps भी लेना जरूरी है। तब जाके आपकी इंडस्ट्री खड़ा होना शुरू होगी। जब इंडस्ट्री शुरू होगी, आपकी कैपेसिटी बनेगी एक्सपोर्ट्स की, और फिर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ शुरू होगा। वी आर इन द राइट डायरेक्शन। उन्होंने पहले स्टेबलाइज किया है, अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ग्रोथ विच आई थिंक विदाउट इवन दीज स्टेप्स, पाकिस्तान इज इन अ वेरी गुड position to close growth at 4.2% closing this June, which is exceptional from where we were 2 years ago. So I think macro level पे a lot of steps have been taken. अब माइक्रो लेवल पे किस तरह से हमें एक्सपोर्ट को खड़ा करना है, किस तरह मैन्युफैक्चरिंग को खड़ा करना है, उस पे अब आई थिंक फोकस शुरू हो चुका है। तो आई थिंक वी एज अ कंट्री वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और एज ये फार एज अहम भी है क्योंकि एक ये तनकीद अक्सर होती है टेक्सटाइल सेक्टर, आप लोगों को कंपेटिटिव बनाने के लिए कभी सब्सिडी दी जाती है, कभी दूसरी मराद दी जाती है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं टेक्सटाइल के, वो उस हद तक ग्रो नहीं कर रहे। इनफैक्ट काफ़ी हद तक तो ऑफसेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इनपुट्स को जो है हम इंपोर्ट भी करते हैं। बांग्लादेश की मिसाल दी जाती है, बांग्लादेश में अभी भी ये खबरें हैं कि उनको ज्यादा कंसर्न नहीं है फिलहाल, क्योंकि उनको भी जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ है। जब ये स्टेटस खत्म होगा तो फिर शायद उनके लिए इंडिया एक चैलेंज होगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को इतना बढ़ा लिया है, 20-21 बिलियन डॉलर तक वो लेके चले गए हैं। यू में हमारा जो है हमसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका एक्सपोर्ट का स्केल बड़ा है, उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो क्या वजह है कि हम उस तरीके से कंपेटिटिव नहीं हो सके? तो देखें, एक वर्टिकल चेन को देखा जाए तो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो बिजली का है, और आज भी है। अगर 13 सेंट से हम 11.5 पे चले गए तो इंडिया की बिजली की कॉस्ट 6 सेंट से, और जो बांग्लादेश है वो 6.5 सेंट पे खड़ा हुआ है। तो अब वर्टिकल को देखें, जैसे स्पिनिंग इंडस्ट्री है, आज भी हमारी प्रॉब्लम में है, और हमने अब यह क्या करना शुरू कर दिया, यार्न इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों के बाद हम कपड़ा इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। सो बेसिकली आपकी जो वर्टिकल स्प्रेड है वो थिन होता जा रहा है, वो श्रिंक होता जा रहा है, और फिर हम उसी मॉडल पे चले जाएंगे कि हम कपड़ा मंगवाएं और फिनिश्ड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट कर दें, मगर यू आर नॉट एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू। ये इसमें आपको बिजली को देखने की जरूरत है अभी भी मजीद, कि हम कंपेटिटिव हों बिजली के रेट्स पे एज फार एज अ कंपटीशन इज कंसर्न, नंबर वन। नंबर टू, टैक्सेशन को अगर हम सही नहीं करेंगे तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करें। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ और अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आप ये समझते हैं कि कोई बाहर से आके इन्वेस्ट करेगा, दैट इज नॉट द केस। आज भी आप बांग्लादेश चले जाएं, यू विल सी कोरियंस इन्वेस्टिंग इन बांग्लादेश बिकॉज द पॉलिसीज आर वेरी क्लियर एंड वेरी क्लीन। We need a 5-year roadmap as far as export is concerned, कि आपका ये रोड मैप है, आप आए इन्वेस्ट करें, आपको ये इंसेंटिव मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, ख्वाह वो लोकल हो या फॉरेनर हो, मगर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी की जरूरत है जो हमारी फॉर वॉट एवर रीजंस, चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है, चेंज ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, या फिजिकल स्पेस नहीं होती है, उसकी वजह से हम हर 3 महीने उसे ट्वीट कर देते हैं। अगर हमें कंसिस्टेंट रन मिला जाए, कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान हैज दी एक्सपर्टीज, 26 करोड़ बंदा यहाँ रहता है। आपके पास सारी एक्सपर्टीज है कि आप इसको किस तरह से स्टिच कर सकते हैं, आपके आपके जो एम्प्लॉइज हैं उसको आप रख सकते हैं, बंदे की अवेलेबिलिटी बहुत है। और एज फार एज एंटरप्रेन्योर इज कंसर्न, दे अंडरस्टैंड टेक्सटाइल्स, दे हैव डन टेक्सटाइल्स ऑल देयर लाइव्स, so it is not difficult to increase the exports as far as textiles is concerned. You need a consistent policy, which I think government also realizes. सही, तो क्योंकि हमने देखा था 18-19 बिलियन डॉलर पीक की थी एक्सपोर्ट्स 2-3 साल पहले, वापस गिर के 16-17 बिलियन डॉलर तक आ गए। तो क्या टारगेट होगा? दूसरा ये बताइएगा कि जो मैंने आपसे करेंसी के हवाले से सवाल किया था, मसला ये है, ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर हमें इंपोर्ट, अगर हम नहीं डिवैल्यू करते अपनी करेंसी को, तो हम इंपोर्ट को जो है एक तरीके से सब्सिडाइज कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर करेंसी हम यहाँ पे डिवैल्यू करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी अशिया हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये कंसर्न रहता है हुकूमत के लिए, इसको कैसे एड्रेस करें फिर? देखें, अगर इंपोर्ट्स महंगे होंगे तो इंपोर्ट्स क्यों बढ़ेंगी, नंबर वन।
ठीक है, इनलास्टिक देर इंपोर्ट्स आर भी है ना देर हमारी, तेल हो देखिए, गया। जी। इन इलास्टिक इंपोर्ट्स आपकी थोड़ी सी कम होती भी जा रही हैं, एज फार एज आपके ऑयल और गैस पे जो आपकी डिपेंडेंस थी वो कम हो गई है। आप स्पेशली गैस को देखना शुरू करें तो आपके एलएनजी के कार्गोज आपने बाहर बेचना शुरू कर दिए, तो वो इंपोर्ट नहीं हो रहा, वो आप लॉस ले रहे हैं बाहर। तो एक पहले तो वो इंपोर्ट कम हो गई है। दूसरा, ऑयल को भी आप देखें तो ओवर द टाइम, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, आपकी ऑयल की भी इंपोर्ट कम होना शुरू हो गई है। सो जो आपकी इनइलास्टिक डिमांड्स थी वो रह गई है। पाम ऑयल है वो अपनी जगह पर मौजूद है और वो रहेगी, मगर एट द सेम टाइम अगर आप एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर देते हैं तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो कि बिल्कुल अब एक्सपोर्ट नहीं हो रही हैं, आप राइस को देख लें, विच इज अ 50% डिक्लाइन ऑन एक्सपोर्ट्स फॉर टू रीजंस। नंबर वन, इंडिया इज कमिंग, नंबर टू, द प्राइसेस ऑफ द मार्केट हैव गॉन डाउन। लेकिन अगर थोड़ा सा डिवैल्यू करते हैं तो वो भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है। टेक्सटाइल को करते हैं तो टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है। एंड देयर आर मेनी अदर प्रोडक्ट्स, एंड देयर आर प्रोडक्ट्स जो अभी तक टच भी नहीं हुई हुई। लेकिन आई थिंक वी नीड टू हैव द राइट, आई एम नॉट सेइंग कि आप डिवैल्यू करके इसको बहुत ही मेजर फ्री फॉल पे डाल दें, आप डिवैल्यू करें और जो इंपोर्ट्स है उसको कंट्रोल करना शुरू करें। जो आपकी चीजों की जरूरत नहीं है उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट इन लग्जरी स्टेज के हमें ये सारी चीजें इंपोर्ट करने के अलाउ करना चाहिए। ठीक है, आपने ये भी कहा कि पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब ये जो क्रॉस सब्सिडी में 4 रुपए 4 पैसे की कमी की है, ये परमानेंट इन नेचर है या टेम्पररी है? क्योंकि आपको याद होगा अप्रैल 2025 में जब 7 रुपए 41 पैसे टैरिफ कम किया गया था तो हमने देखा कि 3 महीने तो वो इफेक्टिव रहा, लेकिन मैं कुछ टैरिफ्स देख रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर के, वो वापस बढ़ के 43-44 तक आ गए थे। तो ये परमानेंट इन नेचर है या टेम्पररी है? सर, जो आई अंडरस्टैंड के वॉट एवर दीज पॉलिसीज जो आज अनाउंस हुई हैं वो कम से कम 1 साल तक हैं, 1.5 साल तक हैं, दैट इज जून 2027 तक है। उसके आगे मुझे नहीं पता, बिकॉज आज ही पॉलिसीज आई हैं तो कोई नोटिफिकेशंस नहीं आए क्लियरली। बट जितने भी डिस्कशंस हुई हैं इस्लामाबाद में लोगों से, उनसे यही कहना है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो पॉलिसी है। होपफुली देयर विल बी लॉन्गर देन दैट।